अगर आप सियासत में कुछ दिलचस्पी लेते हैं तो आपने ये बात अक्सर सुनी होगी। कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर की मुकामी सियासी क़यादत थी, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जमात कोई भी रही हो, लीडर कोई भी रहा हो, लेकिन उनकी हुकूमतें जब जब थी तब तब उन्होंने रियासत को तबाही के दहाने के ऊपर लाकर ऐसे खड़ा कर दिया और फिर मरकज़ की मुदाखलत की जायज़ ज़रूरत बन गई, तब जाकर हालात तब्दील या बेहतर हो पाए। और गुज़श्ता 3-4 बरस से तो ये बात बहुत बुलंद आवाज़ में कही जाती है कि तब से कि जब से यहाँ की फ़ैसला साज़ी के और कानून साज़ी के सारे अख्तियारात जब से दिल्ली के पास चले गए, तब से ही जाकर अवाम की तकदीरें बदलने लगी और नया जम्मू कश्मीर तश्कील हो पाया। अब लगभग हर तरफ से इस बात का इकरार ज़रूर है कि फ़िलवाक़या हालात ख़राब ज़रूर रहे हैं। कभी सियासी तौर के ऊपर हो सकते हैं, जज़्बाती तौर के ऊपर हो सकते हैं, इक़्तिसादी तौर के ऊपर हो सकते हैं, ये सलामती तौर के ऊपर हो सकते हैं, यानी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। अगर हालात ख़राब रहे हैं और कोई उनका ज़िम्मेवार है, तो ज़िम्मेवार ठहराने के लिए ये भी ज़रूरी बन जाता है कि तहकीक कर लें कि सबसे लंबा दौरे हुकूमत जम्मू कश्मीर में किसका रहा, सबसे लंबा इक़्तिदार किसके हाथ में रहा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है, आप मेरे साथ राजभवन की कहानियाँ सुन रहे हैं। मरकज़ की मुदाखलत का क्या मतलब हुआ? मरकज़ के अमल दखल का क्या मतलब हुआ? यानी सरकारें हटा दो, सरकारें गिरा दो, नई सरकारें बना दो, हमारी पार्टी की सरकार बना दो, हमारी पार्टी बराह रास्त आएगी, हमारी पार्टी प्रॉक्सी के साथ सरकार चलाएगी। जब कोई तौर तरीका नहीं हुआ तो सारे कवानीन, सारी चीज़ें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव सारी इकट्ठी करें तो राजभवन के अंदर दाखिल कर दें कि ये गवर्नर साहब अब हमारे वहाँ पे नुमाइंदे होंगे, लेकिन सरकार हम दिल्ली से चलाएँगे। अब ये बात इतनी आसानी के साथ कही नहीं जा सकती, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर अक्सर जो तज्ज़ियाकार हैं, जो एनालिसिस वगैरह करते हैं, अपनी असेसमेंट पेश करते हैं कि क्या हालात ख़राब हुए यहाँ पे, क्या मामलात यहाँ पे रहे, फिर बड़े इक़दामात उठाने पड़े। तो वो एक बात ये भी कहते हैं कि जब वो पाकिस्तान की जो सारी ज़िम्मेवारी बता के दहशतगर्दी, टेररिज़्म, मिलिटेंसी, सेपरेटिज़्म, इन सारी चीज़ों को बताकर फ़ारिग जब हो जाते हैं, वो तब ये बात भी कहते हैं कि जो मरकज़ की पूरे 70-75 साल जो हैंडलिंग रही है जम्मू कश्मीर की, वो भी कुछ कम ज़िम्मेवार नहीं थी हालात ख़राब करने के लिए। तो अगर मरकज़ की हैंडलिंग को मिसहैंडलिंग बताकर मैं अगर पूरा एक खाका खींच कर बताऊँ कि मरकज़ ने क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे की हैं, तो वो आज के दौर में पोटेंशियली एंटी नेशनल कंसिडर किया जा सकता है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि आज के दौर में वो अपने आप के ऊपर एंटी नेशनल का लेबल खामख़ा लगवा ले। तो लिहाजा मैं ढूँढ रहा था कि इस मुल्क में कौन ऐसा नेशनलिस्ट चेहरा, ऐसी नेशनलिस्ट फिगर है जिसकी ओपिनियन लगभग वैसी है मरकज़ की हैंडलिंग के ऊपर जैसी ओपिनियन मेरी है। तो लो एंड बिहोल्ड मुझे पता चला कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला यानी यूनियन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी लगभग वैसे ही सोचते हैं जो मेरी रिसर्च है, जो मेरा एनालिसिस है। दिलचस्पी की बात यह है कि 24 जून 2019 को यानी 5 अगस्त 2019 के कुछ ही रोज़ पहले की बात है कि अमित शाह बतौर होम मिनिस्टर पहले 2 बिल लेकर पार्लियामेंट में आए। ये उनका बतौर होम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर पहले 2 पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन थे। एक तो ये था कि जब उसी साल पहले एनडीए 1 यानी मोदी 1.0 गवर्नमेंट ही चल रही थी, तो फरवरी के महीने में एक कानून जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया गया जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिजर्वेशन उनके लिए की गई यहाँ पे। लेकिन तब भी शोर शराबा बड़ा हुआ था कि ये आपने आर्टिकल 370 के साथ मुदाखलत की है। अब जून के महीने में 24 जून को अमित शाह 2 कानून लेकर आ गए जिसमें वो एक ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो ऑर्डिनेंस था, अब उसको पार्लियामेंट से ये रेटिफाई करवाना चाहते थे। और दूसरा ये था कि अब जो गवर्नर रूल लगा हुआ था यानी प्रेसिडेंट रूल, अब जो टेक्निकली था उस वक्त जम्मू कश्मीर में, उसका जो पहले लगने की मियाद थी उसको 6 महीने पूरे हो रहे थे 2 जुलाई को, तो 2 जुलाई से पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना था उसकी एक्सटेंशन के लिए। लिहाजा ये बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। 1 जुलाई 2019 की राज्यसभा की उनकी तकरीर है 63 मिनट की, वो आप ज़रूर सुन लीजिएगा। उससे उन्होंने अपना पूरा माइंडसेट जो है वो रिवील किया। तब अपोजिशन के जो लीडर होते थे गुलाम नबी आज़ाद थे। गुलाम नबी आज़ाद को उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान 19 बार उन्होंने मेंशन किया, उनका नाम लिया। उसका ये मतलब नहीं कि इनकी आपस में कोई बातचीत थी, क्योंकि उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद की तकरीर हो चुकी थी और इस तकरीर के दौरान 3 बार उन्होंने इनको टोका भी था। खैर, जो ये लंबी तकरीर है, इसमें उन्होंने बहुत सारी बातों की वजाहत उन्होंने की। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि
जो अमित शाह के पॉइंट ऑफ व्यू से या मोदी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या बीजेपी जो अब की बीजेपी नई बीजेपी है उसके नज़रिया में जम्मू कश्मीर का मामला दरअसल है क्या है और वो इसके साथ निपटने के लिए उनके क्या इकदाम वो लेना चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी तकरीर को डिवाइड करके बताया उस दिन। बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि मेरे ख्याल से अपने कानून से मैं पहली बार किसी बीजेपी के बड़े लीडर को सुन रहा था शेख अब्दुल्ला की तारीफ करते हुए। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला बहुत बड़े लीडर थे, बहुत वेटरन लीडर थे और जम्मू कश्मीर का जो एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ उसमें उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। तो उन्होंने कहा, कांग्रेस से ये सवाल उन्होंने पूछा कि फिर क्या वजह हो गई कि 9 अगस्त 1953 को आपने शेख अब्दुल्ला जैसे बड़े लीडर जिन्होंने जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बने, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया था, आपने उसकी गवर्नमेंट को डिसमिस करके टॉपल करके शेख अब्दुल्ला को आपने अरेस्ट कर लिया। मज़ीद उन्होंने पूछा कि क्या वजह हुई थी कि 1965 में आपने शेख अब्दुल्ला को रियासत बदर कर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में रह ही नहीं सकते। तो इस तरह से करके सारी सारी मिसालें देकर 1953 से लेकर 2014 तक उन्होंने ये सारी बात बताई, जिससे एक चीज़ हमें पता चलती है कि यहाँ के सियासतदान कुछ भी कर लें, वो एक जो कौमी धारा जिसको बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट, उसका कलमा पढ़ लें, उसका लबादा पहन लें, वो कुछ भी कर लें, लेकिन जो मरकज़ में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, वो चाहे जवाहरलाल नेहरू हैंडल कर रहे हों, वो शास्त्री हों, वो इंदिरा गांधी हों, वो राजीव गांधी हों, वो मुरारजी देसाई हों। मुरारजी देसाई ने भी बहुत बड़ी कोशिश की कि उन्हीं की पार्टी जो है वो एक अलायंस में जम्मू कश्मीर में हो यहाँ पे। उसके बाद नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, वाजपेयी के दौरान भी इस तरह से हुआ और अब जो ये मौजूदा है इनका भी। इनमें एक चीज़ सब में कॉमन रही है, ये नेहरूवियन लेगेसी मैं इसको कहूँगा, नेहरू साहब से लेकर अभी तक, कि जम्मू कश्मीर के जो सियासी इख्तियारात हैं और बाकी जो कंट्रोल है पूरा पॉलिटिक्स के ऊपर, यहाँ की गवर्नेंस के ऊपर, वो मरकज़ का ही पूरा होना चाहिए। यहाँ पे आगे चीफ मिनिस्टर चाहे शेख अब्दुल्ला हों या अल्ताफ़ बुखारी हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंट्रोल जो है वो सारा मरकज़ के पास रहना चाहिए। तो इस कंट्रोल के चलते क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर बन गई है मुल्क की वो वाहिद ऐसी रियासत जिसमें सबसे लंबा चला है गवर्नर रूल। यानी आप उसको प्रेसिडेंट रूल कह लीजिए, आप उसको गवर्नर रूल कह लीजिए, क्योंकि जो मौजूदा रूल है, ना ये गवर्नर रूल है ना ये प्रेसिडेंट रूल है, ये एक अलग ही कानून के अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक जो कानून है, उनका जो रूल है वो चल रहा है। 13.5 साल हो गए, अगर हम 1947 से मुसलसल गिनते आए 2023 तक तो 76 साल बन जाते हैं। 76 साल में 13.5 से 14 साल के दरमियान जो है ये गवर्नर रूल जो है वो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में नाफिज रहा है। किसी लोकल मुकामी पॉलिटिकल पार्टी की अगर सरकार जम्मू कश्मीर में रही हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 17 या 18 साल रह पाई है। इससे ज़्यादा पूरे 76 साल में लोकल पॉलिटिकल पार्टी को मौका नहीं मिला कि वो सरकार चला पाए यहाँ पे। ये इसलिए कि भी ये तीन परिवार और ये फलान जो ये इतना लंबा वक्त इनके पास रहा, इन्होंने रियासत को तबाह किया, ये शायद उतना सही नहीं है, क्योंकि जो लोकल लीडर थे, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थे, उनको वक्त नहीं मिला। लोकल का क्या मतलब होता है, उनको वक्त मिले तो अच्छी बात है, नहीं ना मिले तो कोई इतनी भी ज़्यादा बुरी बात नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो है ये एग्जिस्ट करती है। रियासतें होती हैं, मान लीजिए जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे राजस्थान है, ऐसी बहुत सारी और रियासतें हैं जहाँ पे दहाइयों दर दहाइयों सिर्फ मरकज़ में जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन्हीं पार्टियों का रूल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी मौका मिला है, बिहार में भी जो मुकामी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको मौका मिलता रहा, वेस्ट बंगाल में लंबे वक्त तक जो है वो मुकामी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वक्त रहा है, केरला में लंबे वक्त तक, तमिलनाडु में, अभी आप तेलंगाना में देख लीजिएगा। लेकिन ये बात है जैसे कर्नाटका जैसी रियासतें होगी उसमें भी रहा है मुकामी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, लेकिन मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसी और बहुत सारी रियासतें हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, ऐसी बहुत सारी रियासतें हैं जहाँ पे जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें कोई रहा। लेकिन जिस रियासत में मुकामी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, बीजू जनता दल, आप उड़ीसा में देख लीजिएगा, लगभग 20 साल से उन्हीं का रूल वहाँ पे चल रहा है। जम्मू कश्मीर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, 17 या 18 साल तक ही सिर्फ किसी लोकल पॉलिटिकल पार्टी का रहा है यहाँ पे दौरे हुकूमत।
अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके कि किस साल से किस साल तक किस तरह से जो है वो रहा है, आप 48 से आगे आप गिन लीजिएगा, 53 तक शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका रहा, लेकिन ये एक एवोल्यूशनरी पीरियड था। इसमें जो मुख्तलिफ निज़ाम, तौर तरीके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं वो तब्दील हो रहे थे। लेकिन 1953 में जब शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया गया और उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया, तब बख्शी गुलाम मोहम्मद उनकी गवर्नमेंट बनी। लेकिन वो गवर्नमेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी 1953 से लेकर 1965 तक। जिस पार्टी की गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर में, उस पार्टी को कागज़ों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कहा जाता था, लेकिन दरअसल वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो कांग्रेस की ही एक प्रॉक्सी थी। क्योंकि बख्शी, उनके दोस्त सादिक, कासिम, पंडित गिरधारी लाल डोगरा, पंडित श्यामलाल सराफ, डीपी धर वगैरह, ये जितने भी लोग थे, इनका पूरा कंडक्ट, इनका बिहेवियर, इनका काम करने का जो सारा तरीका था वो इस तरह था कि जैसे ये कांग्रेस के एफिलिएट होते हैं, कांग्रेस के ही ये मेंबर्स होते हैं। जैसे कि बख्शी की गवर्नमेंट में यहाँ पे कोई तोसी होनी है, कोई एक्सपेंशन होनी है या रिशफल होनी है, तो एमएलए हजरात दिल्ली में जाएंगे लॉबिंग के लिए, वहाँ पे सेंटर के किसी कांग्रेस के लीडर के साथ बात करेंगे, वहाँ से लिस्ट अप्रूव होगी। जैसे हाल में आप देखें कि केसी वेणुगोपाल मल्लिकार्जुन खड़गे से अप्रूव करवाया हुआ एक लेटर वो भेज रहे हैं सिद्धारमैया को कर्नाटका में, कि फ़लाँ फ़लाँ लोगों की आप हल्फबर्दारी कीजिए, इनको मिनिस्टर बनाइए। और नेहरू के वक्त में ये सारी चीज़ें जो हैं दिल्ली से बनकर आती थी बख्शी के नाम पे, और उनको हिदायत दी जाती थी कि आप किसको मिनिस्टर रखेंगे, किसको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रखेंगे, कौन सा कानून पास करेंगे, वगैरह वगैरह। फिर मरकज़ी वज़ीर और या कांग्रेस के बड़े लीडर जो कश्मीर में आया करते थे, बख्शी उनको बाकायदा तौर के ऊपर फाइल दिखाया करते थे। यहाँ तक कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के या कोई ऑफिसर भी अगर मरकज से आते थे, तो बख्शी बतौर प्राइम मिनिस्टर भी उन्हीं के पास गेस्ट हाउस में फाइल लेकर चले जाते थे, उनको दिखाते थे। तो लिहाजा ये 1953 से लेकर 1965 तक का दौर, जिसमें ज़्यादातर बख्शी रहे 63 तक, उसके बाद कुछ महीनों तक शमसुद्दीन रहे, और उसके बाद सादिक आ गए। ये था कांग्रेस का रूल थ्रो प्रॉक्सी। रूल कांग्रेस कर रही थी, लेकिन यहाँ पे नाम रखा हुआ था पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1965 में नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी सालम नेशनल कॉन्फ्रेंस को कन्वर्ट कर दिया गया कांग्रेस में, क्योंकि शेख और उनके साथी तो आप मंजर के ऊपर थे नहीं। उन्होंने एक सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको प्लेबिसाइड फ्रंट कहते हैं, वो चला रखी थी, और इन्होंने जो बची हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया। लिहाजा 1967 के जो इलेक्शन हुए वो भी कांग्रेस के झंडे के नीचे हुए, और 1972 के जो हुए वो भी कांग्रेस के झंडे के नीचे हुए। और जब तक के इंदिरा शेख अकॉर्ड होकर 1975 में शेख अब्दुल्ला वापस आते, तब तक ये खालस कांग्रेस की सरकार रही है। 10 साल जो है प्योर कांग्रेस की सरकार रही है। ये आखिरी वो 10 साल थे, पहले और आखिरी 10 साल, जब कांग्रेस की खालस सरकार यानी प्योर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। उससे पहले 12 साल प्रॉक्सी के, ये प्योर कांग्रेस। अब 75 में पहली बार जो है एक किस्म का अलायंस, आप माने तो था, ना माने तो नहीं था, क्योंकि जो असेंबली थी वो थी 1972 की इलेक्ट हुई कांग्रेस के झंडे पे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर। इंदिरा गांधी का और शेख साहब का अकॉर्ड हुआ, शेख अब्दुल्ला को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए, असेंबली वही जो है वो कांग्रेस की रही। तो टेक्निकली ये जम्मू कश्मीर की तारीख में बन जाती है पहली कोलिशन गवर्नमेंट जो कांग्रेस सपोर्टेड। तो यहाँ पे आप ये कोलिशन के खाते में ये चले जाते हैं 2 साल। ये पहली बार, फिर 53 के बाद पहली बार ये पॉसिबल हो पाया 1977 के इंतखाबात के बाद, कि जो मुकामी लोकल पॉलिटिकल पार्टी है यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूरे मेजॉरिटी के साथ उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, जो 1982 तक शेख अब्दुल्ला के रहने तक रही। उनकी वफात के बाद फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने, और 1983 में दोबारा इलेक्शन हुए, जो फारूक अब्दुल्ला ने फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीते, और 1984 तक उनकी गवर्नमेंट रह पाई, क्योंकि 1977 से लेकर 84 तक यही वो वक्त था जिसमें मुकामी लोकल पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट थी। 83 के इलेक्शन में कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा जोर डाला था फारूक अब्दुल्ला पे कि आप हमारे साथ अलायंस में इलेक्शन लड़िए। इसी तरह से 77 में मुरारजी देसाई ने शेख अब्दुल्ला पे जोर डाला था कि आप हमारे साथ अलायंस में इलेक्शन लड़िए। जब 83 में फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ अलायंस में इलेक्शन नहीं लड़ा, तो उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर इनकी मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट हुई गवर्नमेंट जो है वो गिरा दी, और उसके बाद गुल शाह की गवर्नमेंट बनी जो लगभग 20 महीने चली। उसमें कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक डिसिडेंट ग्रुप था, और कांग्रेस ने उनको बाहर से सपोर्ट दी थी। ये कोलिशन गवर्नमेंट का एक दूसरा फेज आपके पास आ गया। उसके बाद फिर से गवर्नर रूल लगता है। 1986 के नवंबर के महीने में फारूक अब्दुल्ला की सरकार दोबारा बहाल होती है, लेकिन असेंबली डिसॉल्व कर दी जाती है। ये फिर से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस था। 1987 में दोबारा से
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस में गवर्नमेंट हुई, जो 1990 जनवरी तक चल पाई। उसके बाद लगभग पौने 7 साल गवर्नर रूल फिर से रहा। अब 1996 से लेकर 2002 तक मेरे ख्याल से अगले 50 साल तक ये स्टेटस जो है ये तब्दील होने वाला नहीं है कि ये आखिरी बार थी जब एक लोकल जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की सालम ऑन इट्स ओन अपने मैंडेट के ऊपर सरकार जम्मू कश्मीर में रही हो। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे 1996 से लेकर 2002 तक। उसके बाद पीडीपी कांग्रेस उनका अलायंस रहा, 2 बार चीफ मिनिस्टर तब्दील हुए। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उनका अलायंस हुआ, 6 साल तक उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे। और उसके बाद अब क्योंकि बीजेपी एक ऐसा प्लेयर बनकर जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुका था जो 1965 में कांग्रेस बतौर प्लेयर एक नेशनल इंटरेस्ट में जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था, और उसके बाद जो सरकार रही पीडीपी और बीजेपी की अलायंस की गवर्नमेंट रही। और जून 2018 से अब पूरे 5 साल हो गए हैं। मुल्क की किसी भी रियासत में यही मियाद होती है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की, और इस पूरी मियाद में, इस पूरे 5 साल में जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है गवर्नर रूल। यानी राजभवन से जो है वो पूरे जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जो सारे उनके अख्तियारात हैं वो राजभवन के पास हैं। तो कुल मिला के आप देखिए कि लगभग 13.5 साल जो डायरेक्ट रूल है वो राजभवन का रहा। ये साफ सुथरा रूल है, इसमें कोई प्रिटेंशन नहीं है, इसमें कोई धोखा नहीं है, ये कानूनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसकी बिना कोई भी बनी हो, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि राजभवन का रूल चल रहा है। और उसके बाद जो 12 साल जो कांग्रेस ने बाई प्रॉक्सी, 10 साल कांग्रेस के अपने, 22 साल जो है वो कोलिशंस की गवर्नमेंट रही है। कांग्रेस और बीजेपी का जो सारा वक्त है इसको मिला के 22 साल कोलिशन की गवर्नमेंट रही है। ये है पूरा ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन हमें बताता है कि लगभग 57-58 साल जम्मू कश्मीर के ऊपर जो एक पॉलिटिकल कंट्रोल है पूरा, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर जो एक इम्पैक्ट है, कंट्रोल है, वो मरकज़ का ही रहा है, सरकार मरकज़ में चाहे जिसकी भी रही हो। इसकी एक बड़ी वजह जो मेरे जहन में जो मुझे समझ आती है वो ये है कि एक तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टाइम टू टाइम किस तरह से जो है वो एक वक्त को कैसे गुजारा जाए, और दूसरा ये है कि ये नेहरू के वक्त से लेकर मुसलसल आज की डेट तक ये इस तरह से रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का डायरेक्ट चार्ज रहा है जम्मू कश्मीर। प्राइम मिनिस्टर के पास यानी पूरा मुल्क भी है, प्राइम मिनिस्टर के पास इंटरनेशनल रिलेशंस भी हैं, कई एक डिपार्टमेंट भी प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने पास डायरेक्ट रखे हुए होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक अनअनाउंस्ड चीज़ होती है वो ये होता है कि हर प्राइम मिनिस्टर का, आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर का देख लें, हर प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर को हमेशा अपना एक्सक्लूसिव डोमेन रखा है। तो उस एक्सक्लूसिव डोमेन के रखते जम्मू कश्मीर में थोड़ी सारी कोई चीज़ मिजाज के एतबार से या किसी भी एतबार से थोड़ी तब्दील हुई, चीफ मिनिस्टर ठीक नहीं चले, डॉटेड लाइन के ऊपर सारी चीज़ नहीं चल रही है, तो यहाँ का जो ये जो वो सिस्टम है सारा वो बदल दिया जाता है, निज़ाम ही सारा जो वो बदल दिया जाता है। राजभवन की कहानी में अब हम सीधे दाखिल हो जाएंगे अपने अगले एपिसोड में। जम्मू कश्मीर का जो एक बन रहा था राजभवन उसके अंदर, और जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और जो पहले प्राइम मिनिस्टर उस वक्त हुआ करते थे, उनके दरमियान इख्तलाफात किस तरह से बनने शुरू हो गए और क्या शक्ल उन्होंने अख्तियार की, उसके बारे में तीसरे एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।